सोचिए जरा, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पिता एक मामूली से स्कूल टीचर थे, क्या वो एक दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की। तो चलिए आज शून्य से शिखर तक के उनके इस अविश्वसनीय सफर को और करीब से जानते हैं। जरा इन दो आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ 50,000 रुपए की शुरुआती पूंजी और दूसरी तरफ 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का साम्राज्य। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, इसे धीरूभाई ने कुछ ही दशकों में अपनी मेहनत और विजन से तय किया था। वाकई एक हैरान कर देने वाली कहानी है ये। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से। यहीं एक स्कूल टीचर के घर धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। बचपन से ही घर में पैसों की थोड़ी तंगी देखी, लेकिन एक चीज की कोई कमी नहीं थी और वो थी आत्मनिर्भर बनने की सोच। वो अपने पिता का, उनके पेशे का दिल से सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें एक बात अंदर ही अंदर चुभती थी कि इतनी इज्जत वाली नौकरी होने के बावजूद भी ये परिवार को आर्थिक मुश्किलों से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। और बस इसी एहसास ने उन्हें बचपन में ही ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें कोई और रास्ता चुनना है। ये जो बिजनेस वाला कीड़ा होता है ना, वो धीरूभाई में बचपन से ही था। परिवार की मदद करने के लिए कभी सड़क किनारे मूंगफली का तेल बेचते, तो कभी स्कूल के बाद गर्मा गर्म भजिया की दुकान लगा लेते। जैसे तैसे मैट्रिक तो पास कर ली, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि आगे की पढ़ाई का खर्च उठा पाते। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरूभाई ने भारत छोड़ दिया और पहुंच गए अदन, एक ऐसा शहर जो उनके लिए किसी हार्वर्ड या आईआईएम से कम नहीं था। वो उनका असली बिजनेस स्कूल बनने वाला था। अदन उस जमाने में लंदन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजी ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था। यहीं पर उन्हें कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। ये नौकरी भले ही छोटी थी, लेकिन इसने धीरूभाई के लिए इंटरनेशनल बिजनेस की एक बहुत बड़ी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। लेकिन धीरूभाई सिर्फ 9 से 5 की नौकरी करने वालों में से नहीं थे। उनका दिमाग तो 24 घंटे चलता था। दिन में नौकरी करते और खाली समय में अकाउंटिंग सीखते, ये समझने की कोशिश करते कि ये बड़े बड़े व्यापारी आखिर करोड़ों का खेल खेलते कैसे हैं। फिर दोस्तों से पैसे उधार लेकर खुद भी बाजार में छोटे छोटे दांव लगाने शुरू कर दिए। फिर आया 1950s के दशक का आखिरी दौर और धीरूभाई वापस भारत लौट आए। देखिए, उनके पास लंदन जाकर एक आरामदायक जिंदगी जीने का ऑप्शन था, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में तो अपने देश में कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। और यहां से जो रिलायंस की रफ्तार शुरू हुई, उसने सबको हैरान कर दिया। 1958 में मुंबई में एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत हुई। 1966 तक गुजरात के नरोदा में पहली टेक्सटाइल मिल खड़ी हो गई। 1977 में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया। एक ऐसा पब्लिक इशू लाए जिसने पहली बार आम भारतीय को शेयर मार्केट का मतलब समझाया। और फिर 1982 में पाताल गंगा का वो विशाल कारखाना, एक नई शुरुआत। उनकी ओनली विमल स्ट्रैटेजी, अरे वो तो एक मास्टर स्ट्रोक था, बिल्कुल गेम चेंजर। उन्होंने क्या किया, बीच के सारे होलसेलर हटा दिए और सीधा दुकानदारों को माल बेचना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि कपड़े का दाम कम हो गया और देखते ही देखते विमल हर घर की पसंद बन गया। कहते तो ये भी हैं कि वो अपनी छोटी सी फियाट कार में खुद माल की डिलीवरी करने निकल जाते थे। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े हथियार की, जिसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब था किसी पर निर्भर नहीं रहना। कपड़ा बनाने के लिए धागा चाहिए, खुद बनाओ। धागे के लिए पॉलिएस्टर चाहिए, अरे वो भी खुद बनाओ। इसी एक सोच ने रिलायंस को क्वालिटी, कीमत और सप्लाई पर ऐसा कंट्रोल दिया कि कोई उनके मुकाबले में टिक ही नहीं पाया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? क्या था उनका सीक्रेट, उनका सक्सेस मंत्रा? उनकी पूरी की पूरी बिजनेस फिलॉसफी, उनकी सारी सोच बस इस एक लाइन में समाई हुई है। मतलब प्रोडक्ट बनाओ तो ऐसा कि दुनिया देखे, क्वालिटी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हो, लेकिन दाम ऐसा रखो कि हर हिंदुस्तानी उसे खरीद सके। यही तो कमाल था उनकी सोच का। और उनके काम करने का तरीका, वो भी बिल्कुल अलग था। वो देश के कोने कोने से बेस्ट टैलेंट ढूंढकर लाते थे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, और उन्हें सिर्फ कर्मचारी नहीं, अपना परिवार मानते थे। और हाँ, उनकी डिक्शनरी में ऑन टाइम जैसा कोई शब्द ही नहीं था। उनके लिए हर काम बिफोर टाइम, यानी समय से पहले खत्म होना चाहिए। धीरूभाई का जो असर था ना, वो सिर्फ रिलायंस तक नहीं रुका। सच तो ये है कि उन्होंने पूरे भारतीय उद्योग का नक्शा ही बदल कर रख दिया, और इसी वजह से उन्हें दुनिया भर में पहचान और इज्जत मिली।
और इसी पहचान का एक बहुत बड़ा सबूत है मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब। नवंबर 2000 में उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड 20वीं सदी में भारत के केमिकल इंडस्ट्री में उनके बेजोड़ योगदान को एक सलाम था। 6 जुलाई 2002, वो दिन जब धीरू भाई इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने भारत की कॉरपोरेट दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनके जाने का गम सिर्फ उनके परिवार को नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे पूरे देश ने कुछ खो दिया हो। धीरू भाई की कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल कि अगर किसी इंसान के इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों और सपनों में जान हो, तो क्या सच में कोई भी मंजिल नामुमकिन है?